हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम आप सभी के सीडी परिवार में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोलवर के बारे में। इससे पहले हमारी दो क्लासें हुई थी, जिसमें हम लोगों ने तीन क्लासें हुई थी, जिसमें हम लोगों ने पियाजे और वाइगॉस की ये दोनों टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आप सभी विद्यार्थियों का इस सीडी परिवार में स्वागत है, वेलकम, अभिनंदन है। और आज है स्वतंत्रता दिवस, तो मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन के लिए न जाने हमारे कितने देश के क्रांतिकारियों ने, ठीक है, अपना बलिदान दिया है। तो ये दिन हमारे लिए, हमारे जीवन का, सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जब अगली बार स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं किसी सरकारी पद पर होंगे। मेरी यही ईश्वर से एक प्रार्थना है आज आप लोगों के प्रति, कि आप लोग जब दोबारा हमसे लाइव क्लास में, मतलब अगला जो हमारा स्वतंत्रता दिवस जब आएगा, तो उसमें आप कहीं ना कहीं किसी सरकारी पद पर हों। यही मेरी एक ईश्वर से प्रार्थना है। तो सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप सभी को, आपके परिवार को, सभी को। तो आ जाइएगा सभी लोग, एक बार सेशन में सभी लोग जुड़ जाइएगा, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एवरीवन, जितने भी लोग जुड़े हैं, कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है? जी, स्वागत है भाई सभी विद्यार्थियों को। ज्योति जी, रिंकू, प्रीति, सभी विद्यार्थियों का वेलकम है सीडी परिवार में। जल्दी जुड़ जाओ भाई सभी लोग, एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, और वो नया टॉपिक हमारा कोहल वर्ग, जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोहल वर्ग। जी, वेलकम है सभी का। कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया? एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दो भाई एवरीवन। सभी विद्यार्थी जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कर दीजिएगा और आ जाइएगा भाई सभी लोग। सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, सभी विद्यार्थियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमारा कौन सा? आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमारा कोहल वर्ग, यानी आज हम कोहल वर्ग को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पियाजे और वाइगॉस्की को अच्छे से पढ़ा है। तो आ जाइएगा, हम क्वेश्चन भी करेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है, जितने लोग जुड़े हैं भाई? जी, सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट्स करके बता देंगे मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है। कमल मेहता जी वेलकम है, मेहबाल सरोज जी, भूपेंद्र छोटू, आनंद राज जी, वेलकम है सभी स्टूडेंट्स का इस एडी परिवार में। निदा प्रवीण जी, स्वागत है सभी का। ज्योति शुक्ला वेलकम है जी। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक? आज हम कोहल वर्ग पढ़ेंगे। आ जाइएगा, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम भाई? कोहल वर्ग पढ़ेंगे। और कोहल वर्ग से आपके एग्जाम में देखिएगा, एक क्वेश्चन तो 100% आता है, लेकिन कभी कभार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम लेके चलते हैं कि सर 1 से 2 नंबर का ये आपका जो टॉपिक है, ठीक है, ये कौन सा टॉपिक है? ये हमारा 1 से 2 नंबर का टॉपिक है। और वैसे हमारा ये तीसरा टॉपिक हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं 2 टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूँ। जी, आ जाओ भाई सभी। आज आप लोगों की हिंदी क्लास नहीं होती, मैंने कहा एक ही क्लास ले लेंगे। वैसे तो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का जो है वो आने वाला टॉपिक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। पियाजी हमने पढ़ ही लिया है, वाइगॉस्की हमने पढ़ ही लिया है। सभी लोग आ जाओ भाई, एवरीवन, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी विद्यार्थी आ जाएगा जी। मेरी आवाज सभी तक आ रही है ना? सभी विद्यार्थियों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, उम्मीद करते हैं जी। अंसारी जी वेलकम है सभी हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं सभी विद्यार्थियों को। दीपेश वर्मा जी वेलकम है एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स का। बंटी जी स्वागत है सभी का, सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आ जाओ शुरू करें, बिल्कुल। चलो, रेडी हैं? यस, कहो सर मैं तैयार हूं। तो बाल विकास वाली क्लास है ये, और आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं सभी विद्यार्थियों को, सभी को। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमारा कोहल वर्ग का सिद्धांत। कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। यानी आज हम लोग इस सिद्धांत को पढ़ेंगे, कोहल वर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है? मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल मॉरल डेवलपमेंट जो है वो इन्होंने थ्योरी दी है, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये इन्होंने एक हैंज की कहानी पर अपना सिद्धांत दिया है। किसकी कहानी पर दिया है? हैंज की कहानी पर दिया है। एक हैंज नाम का व्यक्ति था यूरोप का, और उसकी कहानी पर यह पूरा सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं भाई आगे।
सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नैतिकता क्या होती है, किस चीज को नैतिकता कहा जाता है, जरा हम ये समझ लेते हैं कि नैतिकता क्या है। डियर फ्रेंड्स, नैतिकता का जो मीन्स होता है, नैतिकता का जो अर्थ होता है, वह अर्थ होता है कि सही और गलत के बीच का जो आधार है उसी को हम लोग नैतिकता कहते हैं। नैतिकता का मतलब क्या है? नैतिकता का मतलब है कि सही और गलत के बीच का जो डिफरेंस है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं, यानी उसी को मॉरलिटी कहा जाता है। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि सही क्या है गलत क्या है? ये कौन बताएगा कि ये काम सही है ये काम गलत है? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कौन? समाज। हम जिस समाज में रहते हैं उसके आधार पर ही डिसाइड होता है क्या सही है क्या गलत है। यानी अगर नैतिकता की बात करें तो नैतिकता का निर्धारण होता है समाज के जो मानदंड हैं, समाज के जो मूल्य हैं, उन मूल्य के आधार पर निर्धारित होता है क्या सही है क्या गलत है। ये उसी के आधार पर क्या होता है? निर्धारित होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसी के आधार पर डिसाइड होता है हम जिस समाज में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक समाज के आधार पर हम सभी की नैतिकता को तय नहीं कर सकते। जैसा अगर मैं भारतीय समाज के किसी समाज से बिलोंग करता हूं, ठीक है, और इस समाज के आधार पर मैं सभी समाजों को एक जैसा नहीं मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि हर समाज के नियम कानून सिद्धांत अलग होते हैं। एक समाज के आधार पर सभी समाज के नैतिक मूल्य निर्धारित नहीं हो सकते। ठीक है, ये हम इसमें आगे आगे हम पढ़ेंगे। इस सिद्धांत की आलोचना के रूप में हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए, नैतिकता का मतलब है सही और गलत के बीच का अंतर, और सही और गलत के बीच का जो निर्धारण होता है वो निर्धारण होता है किसके आधार पर? समाज के आधार पर। तो समाज बहुत जरूरी है नैतिकता में। समझ में आई? चलिए, इसके बाद आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, और टॉपिक इसको हम बाद में बात करेंगे। इसको तो आप जानते ही होंगे, इनको हैं जानते हैं, उर्फी जावेद जी को। चलिए, चर्चित रहती हैं ये अक्सर ये। अभी हम इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट में कि इसको क्यों रखा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं इस पॉइंट पर। जी आइएगा। हाँ, तो शुरू कर रहे हैं भाई टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है इस पॉइंट से। कैसे शुरू होता है कि हेंज ने कहानी के माध्यम से, सॉरी एक कोहलबर्ग साहब ने क्या किया? कोहलबर्ग साहब ने कहानी के माध्यम से, कहानी किसकी थी ये भी पूछा जाता है। कहानी किसकी थी? कहानी थी हेंज की कहानी। हेंज और उसकी पत्नी की कहानी थी। किसकी कहानी थी? और उसकी पत्नी की। उसकी पत्नी की कहानी थी। ठीक है, इस पर अपना पूरा सिद्धांत दिया गया है। समझिएगा पॉइंट में क्या कहता है। कोहलबर्ग ने क्या किया? कुछ बच्चे लिए, मेरी बात को एक समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोहलबर्ग ने कुछ बच्चे लिए, मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूं कि ये कुछ बच्चे हैं। ठीक है, ये सारे लड़के हैं, इसमें लड़की बिल्कुल भी नहीं है। इन बच्चों की आयु है 4 से 16 वर्ष के बीच में, यानी इसमें जो लड़कों की आयु है, ठीक है, क्या है? एक ग्रुप लिया बच्चों का और उसमें बच्चे शामिल किए, 4 से 16 वर्ष के बच्चे जो है उसमें शामिल किए, और सभी लड़के थे, यानी किसी भी लड़की को शामिल नहीं किया, जो कि नोट करने वाली बात है कि कोहलबर्ग ने क्या किया? बच्चों का कुछ ग्रुप लिया, उस ग्रुप में 4 से 16 साल के बच्चे थे, और उसमें केवल लड़के ही थे, उसमें कोई लड़की नहीं थी, और इनको एक कहानी सुनाना शुरू किया। जैसा कि मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूं, सेम इसी प्रकार से इन्होंने एक कहानी सुनाना शुरू किया। किसको? इन बच्चों को एक कहानी सुनाई। अब उस कहानी को आप भी सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि सिद्धांत क्या है। कहानी ये थी, सुनिएगा। अब सभी को मैं कहानी सुना रहा हूं। कहानी में ये मान लो कि आप सभी लड़के हैं, लड़कियां जो हैं वो भी अपने आप को लड़के मान ले कि हम लड़के हैं, और मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। ठीक है, तो कहानी सुनाई गई। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि एक हेंज नाम का व्यक्ति था। ये रहा हेंज। कहानी ये थी कि एक हेंज नाम का व्यक्ति था, और उसकी पत्नी थी जो कि बीमार थी, और इतनी बीमार थी कि बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में थी कि मरने वाली थी। कहने का मतलब यह है कि सर उसको बचाने के लिए उसके पास दवा नहीं थी। यानी ये इसकी पत्नी है हेंज की, और पत्नी बीमार है। बीमार कितनी है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। ठीक है, इसको बचाने के लिए इनके पास दवा नहीं है। अब इतने में ही एक न्यूज निकलती है, और एक न्यूज में आता है, इतने में एक न्यूज निकलती है
न्यूज में आता है कि इसकी पत्नी को जो बीमारी है उसकी दवा बन गई है, दवा बन गई है। एक केमिस्टिक है, एक दवाई बनाने वाला व्यक्ति है, उसने इसकी दवा बना ली है, लेकिन जो दवा जो बनी है इसकी, वो दवा जो बनी है, वो दवा की कॉस्ट जो है वो कितनी है, $100 है। कॉस्ट कितनी है, $100 है। सुनिएगा ध्यान से, कॉस्ट जो है वो $100 है, और वो इसको बेच रहा है किस पर, सेल कितने पर कर रहा है, वो इसको सेल कर रहा है $1000 पर। कितने पर सेल कर रहा है, वो इसे $1000 पर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। क्या कर रहा है वो, इसको $1000 पर क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से, क्या कहा मैंने कि एक दवाई वाले ने दवा बना ली है, एक दवाई वाले ने क्या कर ली है, दवा बना ली है, और दवा जो है वो ₹100 इसकी कॉस्ट है, लेकिन वो बेच रहा है $1000 में। क्यों? क्योंकि उसको लगा दवा मेरे पास है, दवा किसी और के पास है ही नहीं, दवा मेरे पास है, दवा किसी और के पास है ही नहीं, तो मनचाहे दाम ले लो। भाई मान लीजिएगा कि ये पेन मेरे पास है और किसी के पास है ही नहीं, अब जिस टीचर को चाहिए वो मुझसे ही लेके जाएगा, जिसको पढ़ाना है। अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास अकेला मार्केट में मेरे पास है, तो क्यों ना इसके दाम बढ़ा दूं। तो भैया ₹100 का पेन था, ₹1000 में बेचना शुरू कर दिया। अब ये व्यक्ति इसके पास आया, भागता हुआ, दौड़ता हुआ इसके पास आया, ठीक है, कि भैया ये दवा मुझे दे दीजिएगा, मेरी पत्नी की, ठीक है, तबीयत बहुत खराब है, यानी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, और कहा उसको कि अगर ये दवा नहीं मिली तो मेरी पत्नी मर जाएगी। इस व्यक्ति ने कहा, केमिस्टिक ने क्या कहा, इस केमिस्टिक ने, ये दवाई वाले ने क्या कहा कि ले लो, कॉस्ट प्राइस जो है वो $1000 है। ये व्यक्ति ने कहा कि भैया मेरे पास $100 हैं, इससे ज्यादा मेरे पास $100 हैं, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अगर ये दवा नहीं मिली तो मेरी पत्नी मर जाएगी। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं $1000 से कम नहीं बेचूंगा, वो कह रहा है मेरे पास $100 हैं, 100 से ज्यादा नहीं है, मैं प्रॉपर्टी बेच दूंगा तब भी $1000 नहीं होंगे, उधार दे दो, उधार देने वाला नहीं है। यानी समस्या ये फंस गई कि इसके पास दवा लेने के लिए पैसे नहीं है, और ये व्यक्ति कम दामों पर बेचने के लिए तैयार नहीं है। दवा नहीं मिलेगी तो पत्नी मर जाएगी, दवा नहीं मिलेगी तो पत्नी मर जाएगी, और दवा लेने के लिए पैसे नहीं है। अब व्यक्ति बैठ गया कि अब मैं क्या करूं, होता है ना कैसे पकड़ के, अब मैं बैठ गया कि भैया अब मैं क्या करूं। जब व्यक्ति के सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जब व्यक्ति के सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि जिसमें वो एक निर्णय ना ले पाए, जब व्यक्ति के सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि जिसमें वो निर्णय ना ले पाए, हम कहेंगे उसी परिस्थिति को नैतिक दुविधा कहा जाता है। नैतिक दुविधा किसे कहते हैं कि सर, नैतिक दुविधा मतलब वह परिस्थिति, वह सिचुएशन जिसमें व्यक्ति एक निर्णय ना ले पाए, उसे हम कहेंगे नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां किसी व्यक्ति को चुनाव करने की आवश्यकता होती है, लेकिन एक या अधिक विकल्पों के बीच संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है। मैं सिंपल तरीके से कहूं कि यहां पर वो निर्णय नहीं ले पा रहा, उसके सामने अब वो कह रहा है कि दवा लेने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, और दवा नहीं मिली तो बाई मर जाएगी। तो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति कि जहां पर वो निर्णय ना ले पाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, नैतिक दुविधा कहते हैं, मॉरल डिलेमा कहते हैं। चलिए समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब व्यक्ति भैया बैठ गया कि अब क्या करें, दवा नहीं मिलेगी तो पत्नी मर जाएगी, पत्नी की जान बचाना जरूरी है। अब व्यक्ति ने सोचना शुरू किया, ठीक है, तर्क लगाना शुरू किया कि अब मेरे लिए करना क्या सही है। तो व्यक्ति ने तर्क लगाया कि भैया दवा लेने के लिए पैसे तो नहीं है, फाइनली ये तो हो गया कि पैसे नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन है कि दवा की चोरी कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दवा की चोरी कर लेते हैं। तो हैंज ने दवा की चोरी की और पत्नी की जान बचा ली। यानी उसने निर्णय ले लिया कि मुझे क्या करना है, चोरी करना है, चोरी करना है, चोरी करना है। चोरी करना एक निर्णय हो गया, चोरी करना एक निर्णय हो गया। और जहां व्यक्ति निर्णय ले लेता है उसे हम लोग मॉरल रीजनिंग कहते हैं। जहां व्यक्ति एक निर्णय ले लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मॉरल रीजनिंग कहा जाता है। यानी उसे हम मॉरल, इसे हम नैतिक तर्कना कहते हैं। चलो, बहुत बड़ी सीमा हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट्स है, पढ़ती रही एडी परिवार से। मुझे याद है सीमा, तुम्हारा नाम मुझे याद है। और सीमा कह रही सर मेरा 98 आए हैं सीटेड में, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर सिस्टर, आपको उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आगे की तैयारी में आप लोग लगी हुई हैं, ठीक है। मेरी यही प्रार्थना है कि जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी
उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। आज भी मैं बहुत खुश हूं कि मेरी विद्यार्थी जो है जिसको मैंने पढ़ाया इस यूट्यूब के माध्यम से, आज वो 98 लेकर आई है, लेकिन पास हुई है, बहुत अच्छी बात है। तो डियर सिस्टर आगे बढ़िएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। चलिए, तो भाई व्यक्ति ने क्या कर लिया, व्यक्ति ने निर्णय ले लिया कि भाई मुझे चोरी करना है, और चोरी करने का निर्णय ले लिया, इसे हम कहेंगे क्या है, ठीक है, क्या है, व्यक्ति के पास क्या है, व्यक्ति के पास मॉरल रीजनिंग है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि मॉरल डायलेमा में और मॉरल रीजनिंग में क्या अंतर है, तो आप बता दोगे? एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि मॉरल रीजनिंग में और मॉरल डायलेमा में और मॉरल रीजनिंग में डिफरेंस क्या है, तो सुनो, मॉरल डायलेमा में हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। मॉरल किसमें, मॉरल डायलेमा में हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, हम संघर्ष की स्थिति में फंसे होते हैं। लेकिन रीजनिंग में हम निर्णय ले लेते हैं, यानी यहां पर व्यक्ति क्या करता है, यहां पर व्यक्ति किसी वस्तु का चुनाव कर लेता है, यहां पर व्यक्ति क्या करने लगता है, निर्णय कर लेता है। अब उसने चुनाव कर लिया कि भैया मुझे क्या करना है, पत्नी की जान बचाने के लिए क्या करना है, मुझे चोरी करना है। क्या करना है, मुझे चोरी करना है। तो ये उसने क्या कर लिया, ये उसने निर्णय ले लिया, क्या कर लिया, उसने निर्णय ले लिया कि मुझे क्या करना है, चोरी करना है। ठीक है, अब कहानी यही खत्म हुई कि उसने भाई पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी की। अब आगे चीजें शुरू होती हैं। अब कोहलबर्ग ने क्या किया कि हर बच्चे से क्वेश्चन पूछा, हर बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये पूछा गया, कोहलबर्ग ने हर बच्चे से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन सुनिएगा, हर बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि हेंज ने चोरी करके सही किया गलत किया। हेंज ने चोरी करके सही किया या गलत, इसका उत्तर आपको देना है सही या गलत में। ठीक है, और फिर इसका कारण आपको बताना है। यह क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों से पूछा गया। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे उत्तर जानना चाहूंगा सभी से कि बताओ हेंज ने चोरी करके सही किया गलत किया, और आप लोग उत्तर देंगे सही या गलत में, और फिर उसका कारण भी आप बताएंगे। ठीक है, तो फिर मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको कैटेगरी में बांटना शुरू कर दूंगा। यही काम इन्होंने किया, हर बच्चे से एक ही क्वेश्चन किया कि बताओ हेंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी की, सही किया गलत किया, और बच्चे ने, किसी ने कहा सही किया, किसी ने गलत किया, कोई कहता है गलत किया, किसी ने कहा सही किया, और सभी ने कारण जाना, सभी से कारण पूछा, और कारण के आधार पर क्या किया, गलत किया। मतलब कारण के आधार पर उन्होंने, ठीक है, बच्चों को बांटना शुरू कर दिया। चलो, मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगा भाई क्या उत्तर बनेगा। चल, आप लोग उत्तर करिएगा, और इसी आधार पर इन्होंने क्या किया, इसी आधार पर इन्होंने क्या किया, इसी आधार पर इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत के 3 स्तर बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट अभी हम बताएंगे, आपने सही किया गलत किया वो अभी हम बात करेंगे। इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए हैं। इन्होंने नैतिक विकास के कितने लेवल बताए हैं, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए हैं। कितने लेवल बताए हैं इन्होंने नैतिक विकास के लेवल। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नैतिक विकास के कितने लेवल हैं, नैतिक विकास के कितने लेवल हैं, पहला क्वेश्चन। तो 3 लेवल हैं, कौन कौन सा, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। इंग्लिश में कहते हैं इसे डियर फ्रेंड्स प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। यानी इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो लेवल कितने बताए हैं, लेवल 3 बताए गए हैं। हिंदी में इसे स्तर कहा जाता है। क्या कहते हैं, लेवल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, स्तर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे लेवल कितने हैं, तो लेवल 1, 2, 3, तीनों लेवल सभी को पता है। बहुत बढ़िया, पिंकी, शिवानी, पप्पू कुमार जी। इसके बाद आते हैं, अब इन्होंने क्या किया, प्रत्येक लेवल को 2 अवस्थाओं में बांटा है। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक लेवल को 2 अवस्थाओं में बांटा है, यानी पूर्व परंपरागत में 2 अवस्थाएं हैं, परंपरागत में 2 अवस्थाएं हैं, उत्तर परंपरागत में 2 अवस्थाएं हैं। तो टोटल अवस्थाएं कितनी हैं, मुझे कमेंट में बता दो एक बार कि कुल अवस्थाएं कितनी हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ कुल अवस्थाएं कितनी हैं। अगर आपसे पूछे कि लेवल कितने हैं, अगर आपसे पूछे स्तर कितने हैं, तो स्तर होंगे 3 और अवस्थाएं कितनी हैं, 6।
क्या इतनी सी बात समझ में आई? भारती थॉमस, कृष्णा सरोज जी, पिंकी चिंकी मिंकी और रिंकी रिस्पा, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शिवानी ने रिप्लाई किया है। चलो, गुड इवनिंग भाई। मिस्टर रियांश जी गुड इवनिंग। चलो उत्तर आ रहे हैं। केशव जी बहुत बढ़िया। कृष्णा मोदी जी, चलो तो बहुत बढ़िया रियांश कि सर स्तर 3 है और अवस्थाएं कितनी हैं? अवस्थाएं जो है वो 6 हैं। ठीक है, चलिए दी पूर्व परंपरागत। परंपरागत क्या है? पूर्व परंपरागत में, अब सुनिएगा, पूर्व परंपरागत में जो बच्चों की जो एज होती है वो एज होती है कितनी? 4 से 9 वर्ष के आसपास, 4 से 9 वर्ष के आसपास। और यहां पर एज होती है 10 से 14 वर्ष के आसपास, और यहां पर एज होती है 14 से 16 वर्ष, 14 से 16 वर्ष के आसपास। ये इसलिए लिखवाई जा रही है ताकि आपको हेल्प मिल सके, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मदद मिल जाएगी इससे। पूर्व परंपरागत वो स्तर होता है, ठीक है, पूर्व परंपरागत। परंपरागत यानी ये बच्चे परंपराओं को नहीं जानते हैं। पूर्व परंपरागत में वो लोग आते हैं जो परंपराओं को नहीं जानते। पूर्व परंपरागत में कौन आता है? जो परंपराओं को नहीं जानते हैं। परंपरा में कौन आता है? जो परंपराओं को जानते हैं और परंपराओं को मानते हैं। प्रिंस जी, यानी कि परंपरा में कौन आएगा? जो परंपरा को जानते हैं कि हमारे यहां ऐसा होता है और वैसा ही वो कर रहे हैं, चाहे वो गलत हो। यानी कि परंपरावादी वो होते हैं जो परंपराओं को मानते हैं, और उत्तर परंपरागत वो होते हैं जिनको परंपराएं तो पता है लेकिन अगर गलत है तो उनको बदलते हैं। तो सुनिएगा, ये परंपराओं को बदलते हैं, ये परंपराओं को बदलते हैं। अगर गलत है तो बदलेंगे, ठीक है, गलत है तो क्या करेंगे? बदलेंगे। परंपरा क्या करेंगे? गलत है तो बदलेंगे। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये परंपरावादी हैं, जैसी हैं तैसी हैं मानेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो। लेकिन ये परंपराओं के बारे में नहीं जानते, ये नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये परंपराओं के बारे में नहीं जानते हैं। इनको परंपरा नहीं पता है, इनको परंपराओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि पूर्व परंपरावादी जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्व परंपरावादी जो होते हैं वो नैतिकतावादी नहीं है, इनके अंदर नैतिकता नहीं होती है। इनके अंदर क्या होती है? नैतिकता नहीं होती है, नैतिकता नहीं होती है। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइएगा कौन से लेवल में नैतिकता नहीं होती है, कौन से लेवल में नैतिकता नहीं होती है? तो आपको उत्तर बनेगा कि जी सर, प्री कन्वेंशनल में मॉरलिटी नहीं होती है, नैतिकता नहीं होती है। इसके बाद आता है यहां पर सर नैतिकता शुरू होती है, यहां पर नैतिकता की शुरुआत होती है, यहां से नैतिकता शुरू होती है, स्टार्ट होती है, और इसमें नैतिकता उच्च हो जाती है, उच्च नैतिकता हो जाती है, यानी हायर मॉरलिटी लेवल हो जाता है। यहां पर व्यक्ति उच्च नैतिकता वाली बातें करने लगता है, यहां पर उच्च नैतिकता वाली बातें होती हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि कहां नैतिकता नहीं होती है तो आपको उत्तर बनेगा सर, पूर्व परंपरागत में नैतिकता नहीं होती है, परंपरागत में नैतिकता शुरू होती है लगभग, और यहां नैतिकता क्या होती है? उच्च हो जाती है। क्या रियान समझ में आया? थोड़ा सा हो सकता है आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, उसका रीजन यह है कि ठीक है इसके अंदर नमी है कैमरे के अंदर, तो उसकी वजह से थोड़ा ब्लर कर गया ये कैमरा, तो हो सकता है वो 10-20 मिनट में सही हो पाएगा। ठीक है, चलो एक बार मुझे जितना बोर्ड पे मैंने आपको समझाया उतना समझ में आया? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल रियांश, यहां नैतिकता का अभाव होता है पूर्व परंपरागत में, यहां नैतिकता शुरू होती है और यहां नैतिकता उच्च हो जाती है। क्या इतना समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स? जी बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो इतनी बातें समझ में आ गई हैं, बस इतनी बात समझ में आ गई तो आपको अब आगे समझाने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। चलो आइएगा आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्व परंपरागत में अवस्था नंबर 1। पूर्व परंपरागत में अवस्था नंबर 1
जिसका नाम है दंड एवं आज्ञा अभिविन्यास। इंग्लिश में इसे कहते हैं पनिशमेंट एंड ऑर्डर ओरिएंट, ठीक है, ओरिएंटेड। यानी कि दंड एवं आज्ञा में इसमें वो बच्चे आते हैं जो किसी काम को दंड की वजह से करते हैं। किसी काम को किसकी वजह से कर रहे हैं? किसी काम को दंड की वजह से करते हैं, यानी पीछे करने का आधार जो है वो पनिशमेंट है, डर है इसलिए कर रहे हैं, डर की वजह से करते हैं, या आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बस आज्ञा का पालन कर रहे हैं उसकी वजह से करते हैं। यानी दंड से बचना ही नैतिकता समझते हैं। कहते हैं कि अगर पनिशमेंट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह है कि हमारा कार्य अच्छा है, ठीक है, पनिशमेंट नहीं मिल रहा इसका मतलब हमारा कार्य अच्छा है, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हमारा कार्य अच्छा है। बच्चे नहीं जानते सही गलत क्या होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे क्या इस स्तर में, क्या इस स्तर में या इस अवस्था में दंड एवं आज्ञा में क्या बच्चे को सही और गलत का ज्ञान होता है? नहीं, वो सही और गलत को समझता है दंड के आधार पर। जैसे ये पेन रखा है, अब ये पेन को मैं चुरा लूं तो बच्चे के दिमाग में आएगा कि भैया चोरी करेंगे तो मार लगेगी, मतलब ठीक है ये चोरी करना गलत है। तो वो यहां पर क्या कहेगा? यहां पर कहेगा कि हेंज ने चोरी करके गलत की। क्यों? क्योंकि अब उसको पुलिस पकड़ेगी और उसको जेल भेज देगी, उसकी मार लगेगी। यानी कि यहां पर हेंज ने, ठीक है, हेंज को इन बच्चों ने अवस्था नंबर 1 के बच्चों ने हेंज को गलत बताया कि हेंज ने चोरी करके गलत किया। क्या बताया है? कि हेंज को गलत ठहराया कि हेंज ने चोरी करके गलत किया। ठीक है, तो समझ में आ गया। यानी दंड एवं आज्ञा में व्यक्ति दंड से सही और गलत को देखता है। अब आता है हमारा अवस्था नंबर 2। अवस्था नंबर 2 जिसको हम लोग इंडिविजुअल एक्शन भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिविजुअल एक्शन। इंडिविजुअल एक्शन जिसे कहा जाता है विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। यानी ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बदले में लाभ चाहेंगे। ये लोग कहेंगे भैया हम आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं तो बदले में आप हमें दीजिएगा। इनसे पूछा कि हेंज ने चोरी करके सही किया गलत किया, तो इन्होंने कहा गलत किया, हेंज ने चोरी करके गलत किया। यानी अवस्था नंबर 2 के लोगों ने भी हेंज को गलत ठहराया कि चोरी करके गलत किया। इनसे कारण पूछा गया कि कारण बताओ क्यों गलत किया, तो कहते हैं कि भैया उस व्यक्ति ने, हेंज ने दवा की चोरी कर ली, लेकिन जिसने दवा बनाई उसको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। यानी ये लोग बदले में लाभ देखते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसे को तैसा। ठीक है, तो ये लोग बराबरी की भावना करते हैं। किसकी? बराबरी की। बराबरी की भावना, इनके अंदर बराबरी की भावना होती है। क्या होती है बराबरी की भावना? और जैसे को तैसा, जैसे को तैसा भी इसी में आता है, जैसे को तैसा। जैसे मैं सिंपल कहूं यहां पर, ठीक है, अवधेश यादव जी, जैसे मैं सिंपल कहूं, ठीक है, कि मेरा जन्मदिन आया और मेरे जन्मदिन पर आप लोग सभी लोग गिफ्ट लेकर आए। सभी विद्यार्थी मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट लेकर, मान लीजिएगा अवधेश जी आप मेरे बर्थडे पर गिफ्ट लेकर आए। आप कमेंट्स ना करिएगा बार बार, ठीक है, मैंने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया। ठीक है, मान लीजिए रियांश आप मेरे बर्थडे पर गिफ्ट लेकर आए। आपका गिफ्ट, जब आप मेरे बर्थडे पर गिफ्ट लेकर आए, जब आपका जन्मदिन आया तो मैं गया और मैं आपके बर्थडे पर गिफ्ट लेके नहीं गया। अब दोबारा मेरा जन्मदिन आएगा तो क्या तुम गिफ्ट लेकर आओगे? नहीं आओगे। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं क्यों ले जाऊं गिफ्ट, वो तो सर तो मेरे जन्मदिन पर नहीं लाए, बल्कि मैं तो ले गया था, अब मैं नहीं ले जाऊंगा। अगर आप ऐसी सोच रखते हो कि मुझे तो बदले में कुछ मिला ही नहीं, मैंने तो दिया उनको गिफ्ट पर बदले मुझे नहीं मिला, यानी आप इसी स्तर में जी रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि आपको प्यास लगी है और मैंने आपको पानी पिला दिया। आपको प्यास लगी है, मैंने आपको पानी पिला दिया। क्या? आपको पानी पिला दिया। अब कल मुझे भूख लगी और आप कह रहे हैं कि सर खाना खा लो आप, क्योंकि कल आपने मुझे पानी पिला दिया था तो आज आप खाना खा लीजिएगा। आपकी सोच क्या दर्शा रही है कि अगर मैं आज आपको पानी ना पिलाता ना कल, तो आप मुझे खाना ना खिलाते। यानी यहां पर व्यक्ति बराबरी की भावना रखता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्कूल में आपने देखा होगा बच्चों को आपस में लंच बॉक्स शेयर करते हुए कि कल मैंने तुझे ठीक है, कल मैंने तुझे नूडल खिलाए थे, आज मुझे खिला दे। कल मैंने खिलाया था तुझे, आज तू मुझे खिला। यानी ये क्या होता है? ये होता है बराबरी की भावना।
कि कल हमने आपके लिए किया था, आप हमारे लिए करिएगा। इसको हम लोग कहते हैं बराबरी की भावना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम बराबरी की भावना कहते हैं जी। हाँ गुंडा जी, वेलकम है आपका गोंडा से, और सभी आपको भी ठीक है शुभकामनाएं हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको भी शुभकामनाएं हैं। इसके बाद आते हैं, एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दो क्या आपको ये क्लियर हो गया? ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? बताओ अवस्था नंबर 1, अवस्था नंबर 2, भारती, पिंकी, रिंकी, रियांश, छोटू, सभी लोगों क्लियर हुआ? अब मैं इस पॉइंट पर आऊं, बताओ सभी लोग एक बार कमेंट्स कर दो, यस या नो जी। चलिए आइएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम समझने वाले हैं कौन सा, अब हम पढ़ेंगे यहां पर कौन सी चीजें, अब हम पढ़ेंगे परंपरा। परंपरावादी, ये यहां से नैतिकता शुरू होती हैं, ये परंपरावादी हैं, चाहे सही है चाहे गलत है, मानेंगे। यानी कि इसमें अवस्था नंबर 3 है जिसका नाम है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। क्या नाम है? गुड बॉय एंड गुड गर्ल। गुड बॉय एंड गुड गर्ल, क्या नाम है भैया? गुड बॉय एंड गुड गर्ल। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का मतलब यह है कि यहां पर बच्चे दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए कार्य करते हैं, अच्छा बनने के लिए, दूसरों के सामने, दूसरों के सामने अच्छा बनना, दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, जिससे मान लीजिएगा घर में आपने देखा होगा कि मम्मी पापा को जब घर में कोई काम कराना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं? बताइए भारती, क्या करते हैं? पिंकी, जैसे आपसे घर में झाड़ू लगवाना है, पोंछा लगवाना है, तो आपने देखा होगा कि मम्मी क्या करती हैं? तारीफ करती हैं। करती हैं कि नहीं करती हैं? जी सर, मम्मी क्या करती हैं? तारीफ करती हैं कि ये तो हमारे घर की लाडली है, ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है, करती ना, ये तो हमारे घर की स्पाइडरमैन है। आपको पहले वो कहते हैं ना चनई के झाड़ पे चढ़ाना, आपकी बहुत तारीफ कर देंगे। ये लड़के को कुछ करवाना, दूध मंगाना, कुछ बाहर से कुछ मंगाना है, तो पहले तारीफ करेंगे, ये तो हमारे घर का स्पाइडरमैन है, ये तो शक्तिमैन, ये तो शक्तिमैन है, ठीक है, शक्तिमान है, ये तो शेर की तरह दौड़ता है। बच्चा ऐसे फूल जाता है ऐसे करके, और फिर उससे कहते हैं जा बेटा दूध लेकर आ, वो मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा बना दिया गया। अब वो अच्छा बनने के लिए कार्य कर रहा है कि मुझे अच्छा बताया गया है। तो जब हम किसी के सामने अच्छा बनना हो या हमसे अच्छा बनाकर कार्य करवाना हो, तो हम किस अवस्था में जी रहे हैं? अवस्था नंबर 3 में जी रहे हैं। सॉरी, किस में जी रहे हैं? अवस्था नंबर 3 में जी रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल कहा, ये होता है, हमारे घर में भी होता था, सभी के घर में होता है। ठीक है, या आप खुद अच्छे बनने के लिए कार्य कर रहे हैं कि यार मैं ठीक है जल्दी से सभी पोंछा लगा दूं ताकि मम्मी के सामने मैं अच्छी बन सकूं, कि ठीक है कि घर में ये लड़की बहुत अच्छी है, या गेस्ट आए हैं उनके सामने मैं अच्छी बन सकूं, और आप किचन में सारा काम करने लग गई, तो आप किस में हैं? अगर आप अच्छा बनने के लिए कार्य कर रहे हैं तो आप अवस्था नंबर 3 में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? आप अवस्था नंबर 3 में जी रहे हैं, किस में? यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल में जी रहे हैं। चलो, क्या अवस्था नंबर 3 क्लियर हुई? गुड बॉय एंड गुड गर्ल में जी रहे हैं। अब आप अवस्था नंबर 4 की बात करते हैं, जिसको कानून एवं निर्देशन व्यवस्था इसको कहते हैं। इसका नाम है सामाजिक कानून व्यवस्था। सामाजिक कानून, सामाजिक कानून व्यवस्था इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? सामाजिक कानून व्यवस्था। यहां पर व्यक्ति जो है, यहां पर व्यक्ति नियम देखता है। क्या देखता है? नियम देखता है, नियम कानून देखता है, नियम कानून, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। कहता है समाज ने जो नियम बताए हैं वो सही है, यानी यहां पर व्यक्ति रूल्स फॉलो करता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। समाज में जो नियम बनाया है वो नियम हमको पालन करना है।
इनसे पूछा गया कि बताओ हेंज ने चोरी करके सही किया गलत किया, तो ये व्यक्तियों ने कहा गलत किया। क्यों? इन्होंने भी गलत बताया, ये तीसरे नंबर के ने भी गलत बताया कि हेंज ने चोरी करके गलत किया। इन्होंने कहा कि अच्छा नहीं बन पाएगा। इन्होंने कहा कि भैया रूल्स तोड़ रहा है वो, समाज के जो रूल्स बनाए वो तो पालन करना चाहिए। यानी ये लोग रूल्स चाहे खराब हो, खराब मतलब है कि ऐसे हैं कि भाई उनको पालन नहीं कर सकते लेकिन फिर भी करेंगे। कहते हैं वो तो मानने हैं, इनको पता है कि ये गलत है, फिर भी वो उनको मानते हैं कि सर वो तो हमारे घर की प्रथा है, वो तो हमको माननी पड़ेगी, अब क्या करें। मांग में सिंदूर लगाने की प्रथा है, ठीक है, वो घर में वो तो हमारे यहाँ चली आ रही, तो शादी के बाद मांग में सिंदूर लगाना है। अब मांग में सिंदूर लगाने से क्या पता नुकसान हो रहा हो तुमको। नुकसान क्या रहा है कि सर सिंदूर में लेड है, और लेड मांग में लगाने से क्या हो रहा है, आयु कम हो रही है। वो सर वो तो घर की प्रथा है, अब लगाना पड़ेगा, चाहे हमारी आयु कम हो चाहे कुछ हो, सर वो तो हमारे घर की परंपरा, वो तो हमें माननी है। तो फिर आप इसी अवस्था में जी रहे हैं। अगर आप गलत चीज को बदलने की बात नहीं करते हैं, आप उसको फॉलो करने की बात कर रहे हैं, तो आप इसी स्टेज में हैं। यानी आप किस में हैं, आप सोशल लॉ, सोशल ऑर्डर में आप जी रहे हैं। सोशल, ठीक है, जो कानून व्यवस्था है उसमें आप जी रहे हैं कि सर वो तो सती प्रथा का चलन है, वो तो आप, ठीक है, ऐसा होता है हमारे समाज में, और वो तो सती तो होना ही पड़ेगा। तो अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तो आप इसी अवस्था में जी रहे हैं। चलो, पिंकी, रूपेंद्र क्लियर हुआ, भारती, थॉमस, निदा, ठीक है। होता है ना ऐसे कि सर वो तो आप क्या करें, परंपरा है, मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। होता है ना, आपने देखा होगा। मैंने देखा है कि मैं कई सारी ऐसी जो गर्ल्स हैं जो शादी के बाद यहां से सिंदूर भरती हैं और यहां तक भरती हैं, ठीक है। सिंदूर लगाया जाता है, उस सिंदूर में लेड होता है, जिससे ऐसा साइंटिफिक इसका लॉजिक है कि उससे आयु कम होती है वुमेन्स, ठीक है, वुमेन की, ठीक है। लेकिन ये परंपरा को मानते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे कुछ हो। अब आते हैं अवस्था नंबर 5 पर। अवस्था नंबर 5 के लोग जो हैं, अवस्था नंबर 5 के जो लोग हैं, ये सामाजिक अनुबंध का मतलब है कि रूल्स को बदलने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि चीजें लचीली हैं, लचीली हैं, बहुमत के आधार पर इनको बदला जा सकता है। किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर नियमों को बदला जा सकता है। बहुमत के आधार पर बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है। यहां पर जो है वो बहुमत के आधार पर बदला जा सकता है। लेकिन यहां पर व्यक्ति ने 2 प्रकार के उत्तर दिए हैं। हेंज को इन्होंने सही तो बताया है चोरी करके, याद रखना, अवस्था नंबर 1 से लेकर अवस्था नंबर 4 तक हेंज को ने जो चोरी की सभी लोगों ने गलत बताया। लेकिन अवस्था नंबर 5, अवस्था नंबर 6, ये दोनों अवस्था के लोग हेंज को चोरी करना सही बताते हैं, लेकिन दोनों का रीजन अलग अलग देते हैं। ये लोग कहते हैं, सामाजिक अनुबंध वाले कहते हैं कि हेंज ने चोरी करके सही किया, गलत नहीं किया उसने। क्यों? क्योंकि नियम ऐसे बना दिए गए कि उसको चोरी करना पड़ा। क्या नियम बना दिए गए? देखो, उसकी गलती बताते हैं, दवा वाले की 100 रुपए की दवा बेच कितने में रहा था? 1000 रुपए में। क्या बताओ, ये कोई क्राइम नहीं है? इसको क्राइम नहीं मानोगे आप? तो भाई इस व्यक्ति ने तैयार किया हेंज को चोरी करने के लिए, तो सबसे बड़ा गलत तो यही किया इसने। तो क्या इसके लिए क्या होना चाहिए था? सर इसके लिए कानून व्यवस्था ऐसी होनी थी कि इसके जो ये जो गलत कर रहा है इसको तुरंत रोका जाता भाई, तो इसको चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये लोग कहते हैं कि चीजें बदली जा सकती हैं, नियम ऐसे मत बनाओ कि लोग उनको फॉलो ना कर सकें। तो ये लोग नियम व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। कौन से? सामाजिक अनुबंध वाले। क्या आपको समझ में आया? सोशल ऑर्डर वाले में कौन आएंगे? जो रूल्स को बदलने की बात करेगा। कौन आएंगे? जो रूल्स को क्या करेगा? बदलने की बात करेगा। वो किस में आएगा? अवस्था नंबर 5 में आएगा। क्या समझ में आ गया भैया? एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दो, आ गया कि नहीं आ गया? अवस्था नंबर 5 में कौन आएगा? जो नियमों को बदलने की बात करेगा, कहेगा नियम अगर बेकार है तो उनको बदल दो। नियम ऐसे मत बनाओ कि जिसको कोई फॉलो ना कर सके, यानी रूल्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे हमारी, कि जिनको हम फॉलो ना कर पा रहे हैं, बल्कि रूल्स ऐसे हो, और रूल सभी की सहमति से होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बहुमत होने चाहिए, लचीले होने चाहिए, जिनको फ्लेक्सिबल किया जा सके, इनको बदला जा सके। ठीक है,
अवस्था नंबर 6 पर आते हैं, सुनेगा अवस्था नंबर 6। अवस्था नंबर 6 में, ठीक है, वो लोग आते हैं जो लोग मानवता की बातें करते हैं, जो लोग मानवता की बातें करते हैं, जो लोग अधिकार की बातें करते हैं, जो लोग न्याय की बातें करते हैं, जो लोग नैतिकतावादी होते हैं। नैतिकतावादी इसी कैटेगरी में आते हैं। नैतिकतावादी मतलब ये लोग कहते हैं कि रूल्स गए भाड़ में, रूल्स मत देखो। उस व्यक्ति ने चोरी क्यों की? उस व्यक्ति ने चोरी की किसी की जान बचाने के लिए, तो जान बचाने से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी ये लोग रूल्स नहीं देखते। सार्वभौमिक नैतिकता वाले लोग मानवता की बातें करते हैं कि किसी की जान बचाने से बड़ा धर्म कुछ है ही नहीं, किसी की जान बचाने से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। ये कौन कहते हैं? अवस्था नंबर 6 के लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्था नंबर 6 के लोग कहते हैं कि भैया किसी की जान बचाने से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। तो हम कहेंगे इस स्तर में हायर मॉरलिटी पर्सन आएंगे। कौन आएंगे? हायर मॉरलिटी पर्सन जो आएंगे वो यहां पर आएंगे, जो न्याय, अधिकार, मानवता की बातें करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? टोटल 6 अवस्थाएं हैं। फिर से कह रहा हूं, किसी को डाउट हो तो अभी भी कमेंट्स कर सकता है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो जी, क्लियर हो गया। चलिए अब मैं इस सिद्धांत की कुछ आलोचना आपको बताता हूं। आइएगा उन आलोचनाओं को समझते हैं। इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं जो आपको बताई जाती हैं। इस सिद्धांत की आलोचना, इस सिद्धांत की जो आलोचनाएं हैं वो की थी कैरोल गिलिगन ने। किसने की थी? कैरोल गिलिगन ने। कैरोल गिलिगन ने आलोचना की है। कैरोल गिलिगन ने नैतिक सिद्धांत की, नैतिक विकास, नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। नैतिक विकास सिद्धांत की क्या की है? आलोचना की है। और आलोचना क्या है? आलोचना आपसे पूछी जाती है, सबसे पहली आलोचना, कि इस सिद्धांत में महिलाओं को महत्व नहीं दिया गया, महिलाओं की उपेक्षा की है। उपेक्षा मतलब महिलाओं को इग्नोर किया गया है, महिलाओं को शामिल नहीं किया, ये पहली आलोचना है। ठीक है, किसने? ये कैरोल गिलिगन है। ये है कैरोल गिलिगन जिन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की। क्या की? यानी हम कह सकते हैं कि नारीवाद से देखा जाए तो सर ये सिद्धांत जो है वो सही नहीं है, क्योंकि नारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जो कि करना चाहिए था। दूसरी ये है कि भैया ठीक है, समाज और संस्कृति को महत्व नहीं दिया। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का मतलब यह है कि सर इस सिद्धांत में समाज को महत्व नहीं दिया गया। कैसे सर, कैसे महत्व नहीं दिया गया? यह सिद्धांत यूरोप के देशों को ध्यान में रखकर दिया। यानी कैरोल, ये सिद्धांत जब ये दिया गया किसके द्वारा? जब ये सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया तो यूरोप के देशों को ध्यान में रखा। और आप जानते हैं कि यूरोप के देश और हम में बहुत अंतर है, हमारे कल्चर में बहुत डिफरेंस है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ये दोनों आलोचना पहले आपने लिख ली। पहली आलोचना, महिलाओं को शामिल नहीं किया। दूसरा सर दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। जैसे आप इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसको आप अगर आप जानते हो, ठीक है, जानते हैं आप इन्हें अच्छी तरह से, सोशल मीडिया पर अक्सर रहती हैं। इनके कपड़ों को लेकर ये काफी ट्रोल होती रहती हैं कि नहीं? अगर हम भारतीय समाज के दृष्टिकोण से देखें, भारतीय समाज के दृष्टिकोण से देखें तो इनकी बहुत आलोचना होती है। भारतीय समाज होती है कि नहीं होती है? भारतीय समाज से क्या होती है? इनकी आलोचना होती है इनके कपड़ों की। लेकिन अगर हम बात करें कि यूरोप के दृष्टिकोण से अगर देखें, यूरोप के समाज से अगर इसको देखा जाए तो एक बात बताइएगा, ये जो कपड़े पहनती है क्या वो गलत पहनती हैं?
नहीं सर, यूरोप का तो कल्चर ही ऐसा है। तो अगर देखा जाए यूरोप के दृष्टिकोण से तो ये गलत कपड़े नहीं पहनती हैं। यूरोप के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इनके गलत कपड़े नहीं हैं। लेकिन अगर हम भारतीय समाज के दृष्टिकोण से देखें तो सर ये गलत कपड़े हैं। इसका मतलब यह है कि सर इनका कपड़ा पहनना यूरोप से सही है, भारतीय सब सही है। इसका मतलब है कि सर हर समाज को ध्यान रखना पड़ेगा। जी हां, हर समाज को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम किसी नैतिकता का पता लगा पाएंगे। एक नैतिकता के आधार पर हम सभी की नैतिकता का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को महत्व नहीं दिया गया। चलिए, समझ में आ गया? यहां पर कोई डाउट है भाई इस पॉइंट में? नो डाउट। नेक्स्ट पॉइंट ये है डियर फ्रेंड्स हमारा कि भैया पुरुष जो होते हैं, अब एक चीज और याद रखिएगा, पुरुष जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं ये अधिकारवादी होते हैं। अधिकारवादी होते हैं, या हम कहेंगे न्याय की बातें करते हैं। ये तो आपने देखा होगा। और महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं की जो नैतिकता होती है, हम नैतिकता की बात करें कि भैया किसकी नैतिकता, निर्णय लेने का आधार, ठीक है, नैतिकता का जो आधार है, नैतिकता का आधार जो मानते हैं, आधार जो है वो पुरुष अधिकारवादी और न्यायवादी होते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो रिलेशनशिप की तरफ चलती हैं, संबंध व देख रेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि पुरुष कोई निर्णय लेगा, वो कहीं ना कहीं उसके सामने उसका बच्चा भी गलत कर आया है, उसका बच्चा उसके सामने गलत कर आया है। किसके सामने? मान लीजिए बच्चे, मान कहीं मोहल्ले में मान लीजिएगा कि लड़की छिड़कर आ गया, आपने देखा होगा, पापा को पता चला कि भाई ये कांड करके आया आज, तो क्या करते हैं? जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक इसको घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये आपने देखा होगा। फादर का जो, ठीक है, जो वहां पर, ठीक है, जो रिएक्शन रहता है वो कहता है इसने गलत किया है, ठीक है, इसकी पिटाई होगी। माँ, अरे कोई बात नहीं बेटा, अपना ही है, माफ कर दो, अगली बार, ठीक है, गलती नहीं करेगा। यानी एक माँ जो होती है वो एक रिलेशन की तरफ झुकती है, देख रेख के आधार पर वो निर्णय लेती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पुरुष और महिलाओं दोनों की नैतिकता का, ठीक है, नैतिक निर्णय लेने का आधार एक जैसा नहीं होगा। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना हुई कि भैया महिलाओं को शामिल करना चाहिए था, जो कि नहीं किया, ठीक है, जो कि नहीं किया, करना चाहिए था, जो कि इन्होंने शामिल नहीं किया, ठीक है, ये था। अब ये पूरा सिद्धांत मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको फ्रेंड्स जी के सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसके क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, देखते हैं आप लोग इनके क्वेश्चन सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो आइएगा हम अब लोग, ठीक है, इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या उत्तर आप इसका दे पाएंगे। जी, ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, ये रहा पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर। जल्दी करिएगा भाई, सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। हालांकि हम लोग लेट हो गए हैं, लेट मतलब अब तक तो हम लोगों को क्वेश्चन पर आ जाना चाहिए था, बट मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। जी, सोमदत्त पांडे, प्रिंस वरे, आप सभी लोग से चाहेंगे कि आप लोग इसके उत्तर करिएगा अच्छे से। चलो जी, क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कह रहा है कि कैरोल गिलिगन ने कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कैरोल गिलिगन ने क्या आलोचना की है? सामाजिक, संज्ञानात्मक, क्या संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से की है? नो। नारीवाद दृष्टिकोण से हुई है? जी। अनुवांशिक से हुई है? नो। केस अध्ययन से हुई है? नो। यानी सही है सर, महिलाओं को महत्व नहीं दिया गया, यानी आंसर हमारा बनेगा बी फॉर बॉम्बे। जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक करेंगे, इतने लोग जुड़े हैं उतने ही लाइक नहीं करते, बताओ। कम से कम लोग जुड़ते हो तो कोई बात नहीं है भाई।
लेकिन दिल से तो जुड़ा करो, एडी परिवार को सपोर्ट तो किया करो। ये तुम्हारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एडी परिवार के साथ आप हमेशा खड़े रहें, जिस प्रकार से एडी परिवार आपके लिए खड़ा होता है। मैं सभी विद्यार्थियों से कहूंगा, एवरीवन। चलो जी हाँ, ये क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोल्वर के नैतिक तर्क के स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। यानी कि समाज की अपेक्षाओं के लिए खरा उतरना चाहिए, मतलब समाज के लिए, समाज जो हमसे उपेक्षा कर रहा है वो हम हमें करना चाहिए, नहीं करेंगे तो हम उनके सामने बुरा बन जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि सर हमें अच्छा बनना है, समाज के लिए हमें अच्छा बनना है। तो अच्छा बनना किस में आएगा? पूर्व परंपरागत में आएगा कि परंपरागत में आएगा कि उत्तर परंपरागत में आएगा? बोलो जल्दी से कि सर अच्छा बनना परंपरागत में आएगा, यानी किस में आएगा? परंपरागत में आएगा। किस में आएगा? पारंपरिक स्तर में आएगा। किस में आएगा? पारंपरिक स्तर में आएगा। यानी अवस्था नंबर 3, जिसका नाम है गुड बॉय एंड गुड गर्ल। गुड बॉय एंड गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। थोड़ा सा लिखा नहीं हो रहा है यहां से नीचे, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ठीक है, हमारा सही उत्तर बनेगा सी फॉर चेन्नई। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो जल्दी से पढ़ के बताइएगा भाई सभी लोग। क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉरेंस कोल्वर के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम। अब आपको क्रम लगाना है, ये इससे आसान प्रश्न मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। पहला है सर प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। होगा कि नहीं होगा? तो क्या उत्तर बनेगा? सर पहला है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, यानी ए फॉर आगरा हमारे लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। जी हाँ। हाँ, अगर आप लोग एप्लीकेशन पर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको पता है, ठीक है, आज स्वतंत्रता दिवस की वजह से ऑफर चल रहा है 299 रुपए में। ये हमारा मोबाइल नंबर है 8517048600, और हमारा एप्लीकेशन है एडी लाइव एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एडी लाइव एप्लीकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आप लोग सीटेट का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। ये ऑफर है, ठीक है। अगर आप लोग इस ऑफर का फायदा उठाते हैं तो उठा सकते हैं, अभी भी समय आपके पास। ठीक है, एडी लाइव एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। नेहा खुद को अपनी मां द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, और ये सोचकर खाने से वह, ठीक है, ये खाने से रोकती है कि पकड़ी जा सकती है, कोल्वर के सिद्धांत के अनुसार किस में आएगी? यानी वो पकड़ी जा सकती है इसलिए खुद को रोक रही है, यानी डर है उसको कि पकड़ी गई तो भैया मराए। ठीक है, पकड़ी गई यानी कि वो पकड़ी जा सकती है, खाने से वह पकड़ी जा सकती है। ठीक है, तो उसको डर है, सजा की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? सजा की वजह से वैसा काम नहीं कर रही है। कोई काम सजा से बचने के लिए कोई काम होगा तो वहां पर होगा दंड एवं आज्ञा, यानी उत्तर हमारा बनेगा बी फॉर बॉम्बे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, और यह है आपका 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए चलो, कह रहा है राकेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। जैसे मान लीजिए आपको मेरा पेन बहुत अच्छा लगता है, आप अपने ऊपर ले लीजिएगा। आपको मान लीजिएगा कि एडी सर का पेन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पेन बहुत, वह उसे चुराने का विचार करता है। आप विचार कर रहे हैं कि एडी सर का पेन उड़ा देते हम, परंतु वह उसे नहीं चुराते, क्योंकि यदि खुद के अभिभावक को पता चलेगा, यानी माता पिता को अगर पता चलेगा तो बुरा बालक कहेंगे,
मतलब हम माता पिता के सामने अच्छे नहीं बन पाएंगे, माता पिता के सामने, क्योंकि अगर माता पिता को पता चल गया तो वो उसे बुरा कहेंगे, यानी हम माता पिता के सामने अच्छे नहीं बन पाएंगे, इसलिए हम पेन चोरी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर चोरी कर लेंगे तो माता पिता के सामने अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ठीक है, बोलो सही उत्तर क्या बनेगा? सर सही उत्तर बनेगा दंड एवं, ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, दंड नहीं बनेगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनेगा, यानी डी फॉर दिल्ली आंसर बनेगा। जी समझ में आ गया? कोई डाउट्स यहां पर? क्लास का टाइम आपको पता, रोज रात 9 बजे क्लास होती है, डेली रात 9 बजे। समझ में आ गया कि भैया इसलिए नहीं चुराना चाहता क्योंकि माता को पता चल गया, माँ बाप को, तो उनके सामने हम बुरा बन जाएंगे, तो अच्छा बनने के लिए कार्य हो रहा है। तो उत्तर बनेगा हमारा डी फॉर दिल्ली। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी, लॉरेंस कोल्वर के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की के चरणों में व्यक्तिगत को क्या विशेषता होती है? बताओ, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की विशेषता क्या है? यहाँ पर बच्चे कैसे काम करते हैं? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना। क्या नियम निश्चित होते हैं? वो कहता है कि नियम नहीं बदल सकते, ये तो गलत हो गया, बल्कि ये तो अवस्था नंबर क्या है, अवस्था नंबर 4 की विशेषता है, ये तो कट गया। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने चाहे वो वह क्या करते हैं? दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरे खुश हो सके, यानी दूसरों के सामने अच्छा बनना। यह महसूस करना कि खुद के लिए कानून, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका उत्तर इन तीनों में से एक दे दीजिएगा, तीनों में से एक ही है, चौथे पर जाइएगा नहीं, चौथा छोड़ दो, जहां भी दिया हो उसको भूल जाओ। तो क्या बनेगा? सर इसका सही उत्तर बनना है ये, क्योंकि गुड बॉय एंड गुड गर्ल में क्या होता है? दूसरों के सामने अच्छा बना जाता है। क्या किया जाता है? दूसरों के सामने अच्छा बनते हैं। जी सोमदत्त जी बिल्कुल सही किया। ये रहा तुम्हारा 7वां क्वेश्चन तुम्हारे सामने। आज ये क्वेश्चन नीचे खिसक गए हैं, चलो जी। क्वेश्चन आपका है, ध्यान से पढ़िएगा, सेशन को लाइक करेंगे। रात 9 बजे डेली क्लास होती है बेटा, डेली होती है माय डियर फ्रेंड्स सभी लोग। अब आप लोग नहीं आते भैया, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, बाकी मैं डेली आप लोगों को रात 9 बजे क्लास लेता हूं। कोल्वर के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? आलोचना आपको बतानी है, कौन सी एक आलोचना है, बताइएगा जल्दी से सभी लोग। मैं हर स्टूडेंट से चाहूंगा कि वो आलोचना बताए, सभी लोग कमेंट्स करें, पता चलेगा कि तुम लोगों ने वास्तविकता में चीजें पढ़ी या नहीं पढ़ी हैं। ये ऐसे ही फिर आप लोग मौज काट रहे हैं, जीसा ले रहे हैं, जीसा जानते हो, मजे ले रहे हैं। जी बताओ, प्रिंस देव, ठीक है, देव पूछ रहे हैं पिंकी कहां से? बेटा इसको आधार नंबर दे दो, अपना आधार कार्ड बता दो। पता नहीं कहां से तुम लोग आ जाते हैं, वहां टीचर पढ़ा रहा है वो जरूरी नहीं है, पिंकी कहां से है, पिंकी का एड्रेस नंबर लेके पता नहीं क्या करेगा ये है? आधार कार्ड नंबर ले लो ना बेटा, पूरी जन्म कुंडली भेज दें, गुणसूत्र बता दें, सब कुछ। चलो, कोलवर के बताइए क्या बनेगा कि चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है। बताओ कि सर यहां पर क्या है, ये नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारक और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, यानी लिंग को क्या किया है? अनदेखा किया है, लिंग को अनदेखा किया गया है, समाज संस्कृति को नहीं माना गया है। तो बी फॉर बॉम्बे उत्तर हमारा सही बनेगा कि सर ये तो ठीक है, कैरोल गिलिगन ने क्या किया था? कैरोल गिलिगन ने इसकी आलोचना की थी। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ये रहा तुम्हारा 8 क्वेश्चन आपके सामने। जी क्या बनेगा? 8 क्वेश्चन आपके सामने। चलो, लॉरेंस कोल्वर के पारंपरिक के नैतिक के चौथे चरण में कानून व्यवस्था अभिन्यास में व्यक्ति, देखिएगा अवस्था नंबर 4 की बात हो रही है, और आपको पता है कानून व्यवस्था में व्यक्ति कानून को तोड़ेगा नहीं, जैसे हैं वैसे उनको फॉलो करेगा, कानून को तोड़ेगा नहीं, जैसे कानून है वैसे उनको फॉलो करेगा। पहला कह रहा है
किसी क्रिया के भौतिक परिणाम की अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करता है। सामाजिक व्यवस्था, लाभ की अपेक्षा करना, नियमों के बदले लाभ की अपेक्षा रखना, बदले में कुछ मिले। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना, उनका पालन करना विश्वास रखते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता, ये तो अवस्था नंबर 2 है। ठीक है, कि बदले में लाभ चाहिए। देखो ये हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्या है, नियम निश्चित हैं, नियमों को बदला नहीं जा सकता है और उनको पालन करने में विश्वास रखता है। वो कहता है रूल्स जैसे हैं वैसे ही फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स को बदला नहीं जाएगा। इसलिए उत्तर हमारा बनेगा C4 चेन्नई, ना कि V4 बॉम्बे, जो कि कुछ विद्यार्थियों ने गलत दे दिया था, कोई बात नहीं है। यानी 8 क्वेश्चन का जो उत्तर बनेगा हमारा क्या बनेगा, C4 चेन्नई बनेगा। जी वीरेंद्र प्रजापति जी, आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और ये रहा तुम्हारा 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कोलवर के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। यानी कि नियमों में व्यक्ति के आपसी समझौते शामिल होना चाहिए, मतलब नियम बदले जा सकते हैं, नियम बदले जा सकते हैं, नियमों बदले जा सकते हैं। आपसी समझौते अगर शामिल होंगे मतलब नियम बहुमत से बनेंगे। आपसे मेरा कोई बात है, मैं रखता हूं, आप अपनी बात को रखते हो और हम सभी की बातों को रखकर नियम बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि सर नियम बदले जा सकते हैं, और नियम बदले जा सकते हैं वो क्या है, अवस्था नंबर 5 है। अवस्था नंबर 5 कौन सी है, ठीक है, सामाजिक अनुबंध व्यवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी सर वो बनेगा हमारा उत्तर कौन सा, यानी C4 चेन्नई बनेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोग सभी सही उत्तर कर रहे हैं। जी चलेगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कोलवर के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम, प्रतिकारी शक्ति पर अधिकार होती है। यानी सब पर अधिकार हो जाता है। देखो ये कह रहा है कि कोलवर के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम, ठीक है, प्राधिकारी की शक्ति पर अधिकार हो जाता है। यानी सजा, इनाम, प्राधिकारी, इन सभी पर अधिकार पा लेता है। वो किस अवस्था में जो है वो अधिकार पा लेता है, ठीक है, नैतिक समझ। तो नैतिक समझ कहां विकसित होती है बताओ, नैतिक समझ किसमें होती है, उत्तर परंपरागत में विकसित होती है। किसमें होती है, कि सब पर कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, सब पर अधिकार हो जाता है। क्वेश्चन तो समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कोलवर के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ हो जाती है। यानी सजा, इनाम, प्राधिकारी की शक्ति पर अधिकार पा लेता है सब, तो वो तो नैतिकतावादी कर पाएगा ना। तो उत्तर हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, और ये है आपका 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक किशोर, क्वेश्चन कह रहा है एक किशोर विचार करता है, एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी, हिंज जो है वो अपनी पत्नी को जान बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता। यानी ये कह रहा है कि एक किशोर विचार कर रहा है, एक बच्चा विचार कर रहा है कि हिंज अगर अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी नहीं करता तो वह मूल्य को जीवन में अधिक महत्व देता। मतलब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की पत्नी की जान बचाने से ज्यादा वो किसको महत्वपूर्ण मानेगा। सोचो जरा, फॉर एग्जांपल के लिए इसमें कुछ ऐसे हैं बंदे, सोचो आपके सामने आपकी पत्नी खड़ी है, उसकी जान बचाना जरूरी है, उससे ज्यादा आपके जीवन में कोई वस्तु मूल्य होगी? कोई, बच्चे मत रखिएगा ऑप्शन में, और कोई वस्तु कोई मूल्य होगी इससे? नहीं होगी ना। तो यहां पर व्यक्ति क्या हो गया, नैतिकतावादी हो गया। मतलब यहां पर व्यक्ति जो है वो नैतिकतावादी हो गया। कह रहा है कि भैया पत्नी से बचाना, किसी की जान को बचाने से ज्यादा जरूरी क्या होगा, किसी की जान को बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होगा। यानी यहां पर व्यक्ति जो है वो क्या है, अवस्था नंबर 6 में आ गया, सार्वभौमिक नैतिकता में चला गया।
कि भैया पत्नी की जान से बचाने के लिए क्या है, और उसने चोरी कर ली तो कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि किसी की जान बचाना कोई गलत काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अगला पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कोलवर के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने पर, दूसरों की अपेक्षा बनाए रखना, दूसरों की अपेक्षा हमसे बनी रखी है, अपेक्षा मतलब दूसरों के सामने एक प्रकार से अच्छा बनना है बाबू, ठीक है, कि हमसे अपेक्षा ना टूटे, क्योंकि अगर मेरी अपेक्षा, मान लीजिएगा आपकी अपेक्षा मुझसे लगी है और वो अपेक्षा अगर टूटेगी तो मैं आपके सामने बुरा बनूंगा ना। तो व्यक्ति अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है, तो क्या होगा, यहां पर हमारा उत्तर परंपरागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर परंपरागत हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने पूरा अच्छे से टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट कर लिया है, कोहलबर्ग, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मेरी क्लास जो है वो रात 9 बजे होती है फिक्स। अगर आप लोग एडी लाइव एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं तो आज ऑफर है आपके लिए, सीटेड का पेड बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सीटेड का पेड बैच, ठीक है, पेड बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। ये ऑफर है, स्वतंत्रता दिवस का आप सभी को ऑफर चल रहा है, ठीक है। एडी लाइव एप्लीकेशन है, ना मिले इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे कल एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ इस एडी एकेडमी पर। और 2 लाइनें आपके लिए हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ में एडी आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, जो विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं, ठीक है। कल हम लोग फिर मिलेंगे इस एडी परिवार पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत सभी विद्यार्थियों को।